आपका स्वागत है बीपीएससी स्कूल में। मेरा नाम है अवनीश विनोदानंद पाठक और मैं आपके लिए जो शुरू किया है हमने स्पेक्ट्रम का सीरीज़, उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं पार्ट 2 में। देखिए दोस्तों, भारत में पुर्तगाली शासन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। भारत में, इस टॉपिक का नाम है भारत में पुर्तगाली शासन। देखिए दोस्तों, जो भारत में पुर्तगाली शासन है, एक मिनट, जो भारत में पुर्तगाली शासन है दोस्तों, उसको किस तरह से एक्सपेंड किया गया था वो दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, जो भारत में पुर्तगाली शासन का हेड था, जो भारत में पुर्तगाली शासन का हेड हुआ करता था, उसे वायसराय कहते हैं। जो आप अंग्रेज में बहुत बार सुनेंगे, बहुत सारे वायसराय के बारे में आप जानेंगे, तो यही वायसराय शब्द जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वायसराय था, जो 3 वर्षों तक अपने सचिव के साथ कार्य करता था। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात आई है कि पुर्तगाली जो साम्राज्य था, उसमें जो प्रशासन का मुखिया था उसे हम वायसराय कहते थे। इसके अतिरिक्त एक वेडोर दा फेजेंडा का महत्व बढ़ गया था। देखिए, ये जो वर्ड है वेडोर दा फेजेंडा, ये कुछ नहीं करता था, ये राजस्व तथा कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था। देखिए दोस्तों, जहां तक बात करें हम पुर्तगालियों की, तो उसमें राजस्व, नौसैनिक बेड़ा और जो कार्गो है बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पर, वेडोर द फेजेंडा, वो पूछ सकता है आपसे पुर्तगालियों के रिस्पेक्ट में कि ये क्या होता था। ये कुछ नहीं था, ये आपको कार्गो भेजने के लिए और नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था। अफ्रीका से लेकर चीन तक इनका विस्तार था, फैला हुआ था ये, और इन्होंने अपने प्रशासन की वहां पर वृद्धि की। हालांकि इनका प्रशासन पारदर्शी नहीं था। आप देखेंगे, अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनके प्रशासन में कई सारी खामियां थी, पारदर्शिता की कमी बताई जाती है इनके प्रशासन में। तो आइए चलते हैं अगले पैराग्राफ में। देखिए दोस्तों, जब अब प्रशासन की बात कर रहे हैं तो नीनो द कुन्हा का नाम लेना जरूरी है। अभी तक हमने अल्मीड़ा का नाम ले लिया, हमने अल्बुकर्की का नाम ले लिया। अब आए हम लोग नीनो द कुन्हा पे। देखिए, नीनो द कुन्हा बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वायसराय था। इसने 1529 में कार्यभार संभाला था। ये आप याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि जो नीनो द कुन्हा था, इसने कार्यभार कब संभाला था। तो ये 1529 में कार्यभार इसने संभाल लिया था। ये इसने एक महत्वपूर्ण काम किया था कि 1 वर्ष के पश्चात वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया। देखिए, क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता है कि वह कौन सा ऐसा वायसराय था जिसने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ट्रांसफर किया। ये सवाल यहां से बन सकता है, इनफैक्ट कई बार बना भी है कि कोचीन से जो गोवा ट्रांसफर किया उसका नाम था नीनो द कुन्हा। ये आप नहीं भूलेंगे दोस्तों। हालांकि 1534 में बहादुर शाह, जो कि गुजरात का शासक था, उसने मदद ली थी इनसे। लेकिन पुर्तगाली दोस्तों बहुत श्रूड थे। आप आगे देखेंगे कि पुर्तगाली बहुत दूर थे। ये अगर मदद दे भी रहे थे तो अपने मतलब के कारण दे रहे थे। और इन्होंने हुगली पे, जो हुगली शहर था कलकत्ता का, यहां पे भी अपने लोग बसाए थे। हालांकि हुगली के बारे में कहा जाता है कि यहां पर इनका 2 नंबर का बिजनेस था, यानी कि किडनैपिंग का, अवैध, जो आप कह सकते हैं कि अवैध धंधे जितने थे, किडनैपिंग के धंधे हो गए, माल भेजने का धंधा, ये हुगली को इन्होंने अपना ये सेंटर बनाया हुआ था। हालांकि पुर्तगालियों ने अपने प्रभाव को, एक स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि नीनो द कुन्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली के साथ कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि करने का प्रयास किया। आइए चलते हैं अगले स्टेटमेंट की ओर कि जो गुजरात का बहादुर शाह था ना, उसका जो 1534 में उसने हेल्प लिया था, लेकिन 1536 आते आते इसके संबंध हो गए खराब पुर्तगालियों के साथ, क्योंकि 1536 में हुमायूं गुजरात से चला गया और इस तरह से इनका जो है संबंध खराब होना शुरू हो गया गुजरात के बहादुर शाह का पुर्तगालियों के साथ। और संबंध इस कदर खराब होता चला गया कि लास्ट में पुर्तगालियों ने एक जहाज में बुलाया और उसे वहां पर मार दिया। क्योंकि हुआ क्या था कि पुर्तगालियों के शासन काल में शहर के लोगों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। पुर्तगाली वर्सेस जो लोकल पीपल थे, पुर्तगाली वर्सेस लोकल। तो बहादुर शाह चाहता था कि बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाए जहां पर कि पुर्तगाली एक तरफ और लोकल्स एक तरफ हों। लेकिन इस चीज को तैयार नहीं थे पुर्तगाली शासक, और यहां पर एक स्टेटमेंट निकल के आया कि उन्होंने इस चीज का फैसला करने के लिए
एक जहाज पर बुलाया बहादुर शाह को कि आइए हम मीटिंग करते हैं, और उसी मीटिंग के दौरान बहादुर शाह को मार दिया। तो आप देख सकते हैं पुर्तगाली कितने क्रूएल थे कि अगर उनका बस बातचीत से नहीं चलता था तो ये बुला के मार देते थे। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों कि बहादुर शाह को कैसे मारा गया था और किस जगह मारा गया था। अब देखिए पुर्तगालियों की धार्मिक नीति एवं इसके निहितार्थ। देखिए दोस्तों, जो धार्मिक नीति एवं निहितार्थ है ना, पुर्तगालियों का अगर बेड़ा गर्क किसी ने किया तो वो थी उनकी धार्मिक नीति। जी हाँ, पुर्तगालियों की धार्मिक नीति ने पुर्तगालियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया, क्योंकि वो अपने, आगे आप देखेंगे कि वो अपने धर्म को लेके इतने ज्यादा स्टाउन थे, इतने ज्यादा अडिक्ट थे, वो चाहते थे कि पूरी के पूरी भारत को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। और यहां पर आ गई प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि किसी के धर्म के साथ जब आप छेड़छाड़ करते हैं तो वहां पर लोगों की आस्था का सवाल होता है। और भारत जैसे देश में जहां पर कि कोई भी धर्म सदियों से चली आ रही है, लेट इट बी सनातन धर्म, अब आप उसमें अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसके जो मानने वाले हैं उनके आप हृदय को आघात करेंगे, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। आइए हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। देखिए, जैसे अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्रीज में या अफ्रीका में मूर जो थे, मूर वो बहुत बड़े दुश्मन थे पुर्तगालियों के। लेकिन भारत में पुर्तगालियों ने अपना निशाना बनाया था मुसलमानों को। हालांकि मुसलमानों को निशाना बनाने का 2-3 रीजन था, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मुसलमान उस टाइम के सबसे बड़े व्यापारी थे। जो अरब थे वो बहुत बड़े व्यापारी थे, और व्यापार करने में वो इनको घाटा कर रहे थे, और व्यापार का घाटा पुर्तगाली सहना नहीं चाह रहे थे। अब जैसे कि आप देखेंगे कि जो पुर्तगालियों की जो मंशा है वो गिरजाघर बनाने की थी। आप देख रहे हैं, एक स्टेटमेंट है कि मुसलमानों का उत्पीड़न किया भारत में, और इनका जो मेन था कि ये चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देना। अब आते हैं अकबर एवं पुर्तगाली। पहली बार अकबर, अब देखिए अकबर के साथ क्या था, अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था। तो जब अकबर तक पुर्तगाली पहुंचे तो अकबर ने अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया ईसाई धर्म में। तो यहां से पुर्तगालियों को यह लगा कि अब हमारी बात बन सकती है कि अगर भारत का महाराजा अकबर ही कन्वर्ट हो जाए तो हम एक तरह से पूरे भारत को कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना बिजनेस सदा सदा के लिए यहां चला सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, अकबर भी बहुत पुराना और माहिर और खिलाड़ी, तो वो फेमस थे, उनको मालूम था कि किस तरह से हमें इन्हें यूज करना है। देखिए दोस्तों, मुगल प्रशासन बहुत स्ट्रांग नहीं थी नौसेना में। यहां पर आप एक स्टेटमेंट देखेंगे कि अकबर जो है उसने नौसैनिक मदद लेने की कोशिश की थी इनसे, ठीक है। और अकबर का जो पुत्र सलीम था, जिनका असली नाम जहांगीर है, जहांगीर कुछ वक्त के लिए अकबर से हो गया था विद्रोही। अब जब जहांगीर अकबर से विद्रोही हो गया था तो अकबर ने, जहांगीर ने भी मदद ली थी इनसे, पुर्तगालियों से। अब क्या हुआ, पुर्तगालियों को यह लगने लगा था कि ये हमारी बात मान के कन्वर्ट होना चाहते हैं, बी इट फादर अकबर या फिर उनका लड़का जहांगीर। बट बात यह है, ये दोनों मदद लेना चाहते थे सेना के रूप में, और इसी वजह से इनकी थोड़ी छोटी छोटी बातों को मान रहे थे। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, धर्म एवं मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जगी। उसने फादर जूलियन परेरा, विकार चर्च में पुजारी जो थे, जनरल ऑफ बंगाल एवं कुछ अन्य स्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। अकबर ने गोवा से धर्म मीमांसक को बुलाने का निर्णय किया जो उसकी शंकाओं का समाधान करने की स्थिति में हो और उत्कट जिज्ञासा शांत करे। उसको सिर्फ जिज्ञासा थी दोस्तों उस धर्म के बारे में जानने में, क्योंकि आप जानते हैं कि अकबर ने दीन इलाही नाम का धर्म भी स्थापित किया था, यानी उसको धर्म में जानने की बहुत सारी रुचि थी। अभी देखिए, इसके लिए अकबर ने सितंबर 1579 में गोवा में अधिकारियों को पत्र भेजकर 2 विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया। अब देखिए, विद्वान पादरी भेजने का जब निर्णय किया तो पुर्तगाली हो गए खुश कि अरे भाई साहब, लगता है कि खुशखबरी आने वाली है, कन्वर्ट होने वाले हैं। तो ये गए। गोवा के चर्च के प्राधिकारियों ने उत्सुकता पूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार किया, क्योंकि वे इसे शासक को ही और साथ ही उसके दरबार एवं लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित करने के अवसर के तौर पर देख रहे थे। अब देखिए हुआ क्या। अब अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी 1580 को 2 पादरी, रेडक्लोफो एक्वाविवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और एंटोनियो मंसेराट, वो आपसे पूछता है, इन्होंने पूछा भी है कि ये दोनों
किस शासनकाल में पादरी थे या किसके अंडर थे, तो आप लिखेंगे पोर्तुगीज के अंदर, पुर्तगाली के अंदर। फतेहपुर सीकरी पहुंचे जो 1583 में वापस लौटे। इस प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 90 में और 1592 में वो वापस लौटा, और तीसरा 95 में। मिशन जाता तो था अकबर के पास, पर यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है, आप देखेंगे, मिशन जाता तो था पर परिवर्तित ना कर सके कोई अकबर को। अब देखिए, अकबर और उनके पुत्र सलीम, भविष्य में जहांगीर, दोनों ने मैरी और ईसाई के चिन्हों के प्रति तथाकथित आदर भाव प्रकट किया। यह स्पष्ट है कि पादरियों पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था। जो मैंने आपको पहले बताया, ये धर्म परिवर्तन के कारण ऐसा नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ ऐसा इसीलिए कर रहे थे कि ये चाहते थे कि पुर्तगाली सैन्य सहायता मिलती रहे। अब आइए देखते हैं ईसाइयों के संरक्षण के पीछे राजनीतिक मंशा क्या थी। मैंने आपको पहले भी बताया है, अकबर को सिर्फ पुर्तगाली सैनिक की जो बंदूक थी, पुर्तगाली बंदूकों को उधार लेना चाहता था अकबर पुर्तगाली बंदूकों को उधार लेना चाहता था। वो इसीलिए ईसाइयों को संरक्षण दे रहा था, पुर्तगालियों को संरक्षण दे रहा था। और जो अकबर का पुत्र था राजकुमार सलीम, वो अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था, और इस उद्देश्य के लिए पुर्तगाली सेना की मदद प्राथमिक योजना बना रहा था। ईसाई धर्म के लिए, देखिए, ईसाई धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। ये जो एक लाइन है ना, ये दर्शाता है कि ये जो पिता और पुत्र दोनों मिलकर सिर्फ राजनीतिक मंशा के लिए ईसाइयों का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि पुर्तगालियों को लग रहा था कि वो कन्वर्ट करने के प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जो है, जहांगीर और अकबर ने अच्छा खासा अपना दिमाग लगाकर उन्हें संरक्षण भी दिया, उनके थोड़ी बहुत चीज़ों को सपोर्ट भी किया, जैसे अपने सिंहासन के पीछे उनकी कुछ आकृतियां या मूर्तियां लगवा देना, और बदले में ईसाइयों से उनकी बंदूकें अकबर ले रहा था, नौसेना मदद जहांगीर ले रहा था। अब आइए देखते हैं जहांगीर और पुर्तगाली। सलीम यानी कि जहांगीर के रूप में सलीम ने सिंहासन ग्रहण करने पर जेसुइट फादर्स की इस प्रकार उपेक्षा करके, जैसे वह उन्हें कभी जानता ही नहीं था, मुसलमानों को शांत किया। देखिए हुआ क्या, जब ये ईसाइयों का समर्थन कर रहे थे ना, तो उस टाइम मुसलमानों के बीच गहरा विरोध हो गया। एक जगह आप देखेंगे कि एक अफवाह भी उड़ गई थी कि जहांगीर ईसाई बन गया है, और पादरियों के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण थे कि वास्तव में उसे ईसाई बनाने में सफल होंगे। तो मुसलमानों के बीच एक ये प्रॉब्लम की बात हो गई थी, जितने भी मुसलमान उस टाइम जनता थी, कि जो हमारा राजा है, जो हमारा राजा जहांगीर है, वह बनता जा रहा है ईसाई। लेकिन जहांगीर ने उनकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी, और यह साबित कर दिया मुसलमानों के सामने कि वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। लाहौर में एक भव्य भवन एवं विशाल चर्च को कॉलेजियम या पादरी आवास के साथ बनाए रखने की अनुमति भी दी गई। वो दोनों कर रहा था, वो ईसाइयों को छोटे मोटे समर्थन भी दे रहा था, और उसने मुसलमानों को ये समझा भी दिया कि वो कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसे उसने अपमान किया, मतलब उपेक्षा किया ईसाई पादरियों का। देखिए, अंग्रेजों के प्रति शत्रुता। देखिए अब क्या होता है कि इंग्लिश पीपल को ये बात पता चल गई कि भाई साहब, इंडिया में बिजनेस बहुत है। हालांकि आने का जो क्रम है वो है पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स और फ्रेंच। लेकिन दोस्तों, जब इंग्लिश भी आए तब भी पुर्तगीज थे। पुर्तगाली के बारे में सबसे यूनिक बात यह है कि ये सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए थे भारत छोड़ के। तो ये तब भी थे, तो इनकी शत्रुता लाजमी थी उससे होना, क्योंकि ये पहली यूरोपीय पावर थी जो भारत आई थी। ये बिजनेस अच्छा खासा फ्लरिश कर रहे थे, और अंग्रेज इनके भी चाचा निकले। वो और स्मार्ट थे बिजनेस करने में, उन्हें पता था कैसे खदेड़ के बाहर निकाल देना है। तो देखिए दोस्तों, जो अंग्रेजों के प्रति इनकी शत्रुता जो है ना, वो लाजमी थी। अब क्या है, जब तक 1608 यानी कि जब तक अंग्रेज आए तब तक गोवा का जो पदभार है वो डॉन मंडेसा ने 1609 में संभाला था, ठीक है। और 1608 में कैप्टन हॉकिंस तब तक सूरत आ चुका था। जी हाँ, यहां तक आप देख रहे हैं कि अब अंग्रेज आने शुरू हो गए हैं। तो आइए वापस चलते हैं कैप्टन हॉकिंस की यात्रा पर। फादर पिनहेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हुए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपका कॉम्पिटिटर मार्केट में उतर रहा है, पहले तो कोई नहीं चाहता, और उस टाइम फेयर कंपटीशन तो था नहीं। उस टाइम ये था, जो सम्राट को जितना खुश कर देगा उसको उतना ज्यादा बिजनेस मिलेगा। तो जो किंग के पास पहुंचने से पुर्तगालियों ने भरसक प्रयास किया कि उसको रोका जाए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। जहांगीर ने हॉकिंस वाला लाए गए उपहारों
जिनकी कीमत 25,000 सोने के सिक्कों के समान थी, को स्वीकार किया और हॉकिंस का बेहद आत्मीय स्वागत किया। हॉकिंस भाई साहब का होने लगा ढोल नगाड़े से स्वागत। और इसके साथ इतना ही नहीं, हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पर 400 का मनसबदार नियुक्त कर दिया। हॉकिंस ने आर्मेनियन ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह किया। भाई साहब हॉकिंस भाई साहब तो खेल गए। और इतना ही नहीं, हॉकिंस को उन्होंने इंग्लिश खान की उपाधि भी दे दी। अब इन सब के होने के चलते क्या हुआ कि धीरे 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 अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। तो अब पुर्तगालियों को यह समझ में आ रहा था कि अगर हम मुगलों के साथ, यानी जो राजा अभी गद्दी पे बैठा है, उनके साथ सुलह नहीं करते हैं तो हमारा बिजनेस पड़ जाएगा भाई साहब ठप, हम हो सकता है पड़ जाएंगे पीछे। तो उन्होंने उसके साथ सुलझाव करने के लिए एक काम किया कि हॉकिंस एवं अन्य अंग्रेजी लोगों को बड़ी व्यापार सुविधाएं प्रदान करने के को गोवा के वायसराय डॉन मेंडोसा ने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्यिक क्षेत्रों का अतिक्रमण माना, इसीलिए इसे स्वतंत्रतापूर्ण कार्यवाही कहा। अब क्या हुआ कि गोवा का एरिया मुगल देने लगे अंग्रेजों को। यह बात डॉन मेंडोसा को रास न आई। उसने कहा यह हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण कार्रवाई है। और इसके साथ क्या हुआ, मेंडोसा ने मुगल दूत मुकारब खान से मिलने से मना कर दिया। अब हुआ यह कि उतावलेपन में उठाए गए इस कदम ने पुर्तगाली व्यापारियों एवं उनके व्यापार को बेहद प्रभावित किया। जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी जाने वाली छूटों पर रोक लगा दी। देखिए, सिर्फ एक कॉम्पिटिटर, हालांकि उसके पहले भी कॉम्पिटिटर थे लेकिन डच बहुत बड़े कॉम्पिटिटर नहीं थे, लेकिन जिस तरह से इंग्लिश मार्केट में आए, आप देख रहे हैं पुर्तगाली गलती पे गलती, गलती पे गलती करते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो छूटों पे रोक लगी ना, मेंडोसा ने उसके बाद एक गेम खेला। फादर पिनहेरो को औपचारिक आधार पर मुबारक खां से शांति स्थापित करने हेतु बातचीत करने का। लेकिन अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, अब ताके भी क्या होगा तत्पश्चात। हालांकि शत्रुता समाप्त हो गई और शत्रुता समाप्त हो गई और अंग्रेजी जहाज को सूरत के पत्तन पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुर्तगाली आगंतुकों को रोकने में असमर्थ व्यक्ति हॉकिंस ने सन 1611 में मुगल दरबार छोड़ दिया। हालांकि उसके बाद हॉकिंस को 1611 में मुगल दरबार छोड़ना पड़ा। तो आप देख रहे हैं किस तरह से पुर्तगालियों को जहांगीर के सामने एक बार फिर से झुकना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से वो मुकारब खां से मिलने से मना कर रहा था, अगर ये बात अडिग रहती तो इस बात की गारंटी है कि जहांगीर और पुर्तगालियों का युद्ध होता और इसका सीधा फायदा अंग्रेजों को होता। लेकिन यहां अंग्रेज भाई साहब फायदा लेने से बच गए, क्योंकि जो मेंडोसा था वो बातचीत करने पे मान गया। अब आइए चलते हैं एंग्लो पुर्तगाली झगड़ा या हाथापाई। देखिए, 1611 में मुगल दरबार छोड़ने के बाद थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा क्या, बहुत सारा रोष उत्पन्न हो गया आपको अंग्रेजों के दिल में। तो 1612 में पुर्तगालियों के विरुद्ध उसने बदला लिया, जिसने हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश मार्ग प्रशस्त किया। नवंबर में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने एक छोटे जहाज ओसिएंडर सहित कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाजी बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। देखिए, अब यहां से शुरू हो गया क्लैश। अब यहां से पुर्तगाली और अंग्रेज समझ गए हैं कि हमें मार्केट में स्टेब्लिश नहीं होने देना चाहते हैं पुर्तगाली, और पुर्तगाली ये जानते हैं कि अंग्रेज अगर स्टेब्लिश हो गए तो हमें ये बाहर निकाल के छोड़ेंगे। तो अब यहां छोटी मोटी लड़ाइयां शुरू हो गई। अब हुआ ये कि ये सारे एपिसोड चलते रहे और इस तरह से जो जहांगीर के टाइम पर कह सकते हैं कि पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच क्लैश होते रहे, और इसका कुछ खास फायदा ना पुर्तगाली को हुआ ना इंग्लिश को हुआ। अब देखिए, अब आते हैं जहांगीर के पुत्र शाहजहां। जी हां, ताजमहल वाले शाहजहां भाई साहब। अब आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया। अब शाहजहां के शासनकाल में क्या हुआ कि पुर्तगालियों को मिलने वाला जो लाभ था वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और साथ ही इस आशा ने भी दम तोड़ दिया कि वे शाही परिवार और मुगल भारत के लोगों को ईसाई मत में धर्मांतरण कर पाएंगे, जिसका पल्लवन, यानी कि लोग इनको, देखिए मैं एक तरह से कह सकता हूं कि पोर्तुगीज बहुत महत्वाकांक्षी थे और कभी ना कभी बहुत अधीर थे। अधीर मतलब बहुत उन्हें जल्दी थी कन्वर्ट करने की अकबर को, जहांगीर को ईसाइयत में। लेकिन शाहजहां के आते आते ये सब समझ गए कि भाई साहब ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम है, या तो नौसेना लेने का गेम है या बंदूक लेने का गेम है। और इसी के साथ पुर्तगाली अब ये सेट कर चुके थे दिमाग में कि ये कन्वर्ट होने वाले नहीं है, हमारी दाल यहां नहीं गलेगी। अब देखिए, शाहजहां जब गद्दी संभालते उससे पहले
उन्होंने ना जो पुर्तगाली जो दुर्व्यवहार है उनकी जानकारी कर ली थी। जब उन्होंने रानी मुमताज महल को की दो दासियों को बंदी बनाकर, देखिए एक एपिसोड दिया हुआ है कि पुर्तगाली जो है वो दुर्व्यवहार कर रहे थे मुगलों के साथ, गद्दी संभालने से पहले शाहजहां ने इस बात की जानकारी कर ली कि भाई साहब ऐसा है कि हमारी रानी और उनकी दो दासियों को बंदी बनाकर उनका अपमान किया गया। तो शाहजहां के दिमाग में सेट था कि मुझे पुर्तगालियों को कोई शाही लाभ नहीं देना है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा कि इस तरह से उसने सारे के सारे लाभ को ही खत्म कर दिया। आइए अब चलते हैं पुर्तगालियों की गतिविधियां। 1579 में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के तट तक सीमित कर दिया गया। अब देखिए धीरे 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 पुर्तगाली सिमटते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं। बंगाल के पास जो सतगांव से थोड़ी दूर था। अब क्या हुआ कि व्यापार को सतगांव से नए पत्तन हुगली की ओर प्रवासित किया। अब क्या हुआ कि सतगांव जो जगह था वहां से पुर्तगाली फाइनली शिफ्ट हो गए हुगली, अपने बिजनेस को लेकर चले गए हुगली। मैंने पहले भी आपको मेंशन किया कि जो हुगली था वो इनका 2 नंबर के बिजनेस का अड्डा था। लूट, डकैती, किडनैपिंग, ये सब ये यहां पर करते थे। तो यहां पर यह दिखाया जा रहा है तो पुर्तगाली अब बहुत लो ग्रेड बिजनेस पे उतर गए। वो एक लाइन यहां पर दिया हुआ है कि अहंकारी घमंडी पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार के रूप में धनार्जन किया अपितु हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीद कर या बंदी बनाकर क्रूर दास व्यापार भी शुरू किया। तो यहां से जो है आप देख रहे हैं डिग्रेडेशन होना शुरू हो चुका है पुर्तगालियों के बिजनेस स्टाइल का। अब देखिए हुगली पर अधिकार, हुगली एक स्पेशल एपिसोड है, कई बार इस पे पूछा जा चुका है सवाल। देखिए दोस्तों 24 जून 1632 को, जस्ट अ सेकेंड, 24 जून 1632 को हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को 3 महीने पश्चात समाप्त कर दिया। देखिए 1632 में हुगली पर से भी उनका कब्जा हटा दिया गया, यानी पुर्तगाली धीरे 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 करके मिटाए चले जा रहे थे। अब हुगली की स्थिति यह थी कि वो खुला मैदान था, ना किला था, ना दीवार थी, ना परकोटा था, मात्र कीचड़ का एक तटबंध या पूछता था जो ज्यादा महत्व का नहीं था। बारूद एवं नौवहन में पुर्तगाली कौशल से भयभीत कासिम खान को 1,50,000 की सेना के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने को कहा गया। ठीक 3 महीने तक 24 सितंबर तक सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिक का सामना करते रहे, जिसके पश्चात वो भाग खड़े हुए। धीरे धीरे आप देख रहे हैं किस तरह से पुर्तगाली भाग खड़े हुए। एक तरफ जहां अकबर के टाइम पर पुर्तगालियों को यह लग रहा था कि वो अब अकबर को कन्वर्ट करके अपना पूरा का पूरा राज जमा लेंगे, वहीं पर दूसरी ओर ठीक शाहजहां के आते आते उनकी स्थिति इतनी छोटी होने लगी, उनका एरिया कन्फाइनमेंट इतना छोटा होता चला गया कि अब उनके पतन की स्थिति आ चुकी थी। मुगलों के 1000 लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने 400 को बंदी बना लिया और आगरा लाया गया। बंदियों को फिर वही इस्लाम धर्म अपनाने या दास्ता स्वीकार करने को कहा गया और ईसाइयों का अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा, जिसके बाद ये धीरे धीरे खत्म हो गया। यानी कि आप देख रहे हैं एपिसोड शुरू होता है कितने पावर से और खत्म होते सिर्फ एक कॉम्पिटिटर मार्केट में आए, एक तगड़ा कॉम्पिटिटर जिसको हम कहते हैं अंग्रेज, और इन्होंने धीरे 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 अपने छोटी छोटी रणनीतियों से, कभी गिफ्ट देकर, कभी युद्ध लड़कर, पुर्तगालियों के मंसूबे पर पूरा का पूरा पानी फेर दिया। अब आइए चलते हैं पुर्तगालियों के पतन के कुछ कारण हैं दोस्तों, एक बार इसको हम देख लेते हैं। देखिए पुर्तगाली साम्राज्य जो है 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक लगभग समाप्त हो गया और इसका स्थान डच और अंग्रेजों ने ले लिया। इसका कुछ कारण है, आइए हम कुछ कारण हैं जिन्हें हम सीधे एक बार देख लेते हैं। 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ साथ इनका भी पतन हो गया। दूसरा है 1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी। जिसका स्पेन की नौसैनिक शक्ति, नौसेना एक ऐसी शक्ति थी जिस पर पुर्तगालियों को बहुत नाज था, और वही जब डाउन होने लगा तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब वो लूज करने लगे आप तो आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। और पुर्तगालियों के अंदरूनी मामले भी बहुत ज्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स होने लगा था। पुर्तगाल का जो सम्राट था दोस्तों वो भी बहुत निरंकुश था, और इसके साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट जहां माना जाता है कि धार्मिक पुर्तगाली अहिष्णु एवं धर्मांध थे और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन किया। आस्था के साथ खिलवाड़ करने से क्या हुआ कि लोगों में उनके प्रति नफरत बैठती चली गई और धीरे 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 करके वो उनके पतन का कारण बनने लगा। फितोरिया एक मात्र व्यापारिक अड्डा था जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। अब चलते हैं उनका
जो नियंत्रण था ना दोस्तों, अब कुछ ही क्षेत्रों तक रह गया, जैसे उत्तरी अफ्रीका, दीव, दमन, गोवा, तिमोर, मकाऊ। भारतीय शासकों एवं जनता के प्रति आप देख रहे हैं धार्मिक असहिष्णुता इतनी बार आ रहा है। पुर्तगाली इतने स्टॉन्च थे कि उन्हें लगता था कि वो कन्वर्ट करके ही मानेंगे, लेकिन भारत में जो जितने भी धर्म उस टाइम थे, आदि अनादि काल से चल रहे जो भारत में धर्म थे, वो इनके आगे नहीं झुके और धीरे धीरे यही नफरत से घृणा, और घृणा जो है लास्ट में पतन का कारण बन गया। और उन्हें डचों और अन्य यूरोपियों का सामना भी करना पड़ा, जो कि आप देख ही रहे थे किस तरह से अंग्रेजों के साथ उन्हें छोटी मोटी लड़ाइयां भी करनी पड़ी। और ब्राजील जब खोज हो गया ना ब्राजील का, तो ब्राजील के खोज के बाद क्या हुआ कि ब्राजील पे धीरे धीरे उनका ध्यान एकत्रित हो गया, जिन्होंने उसका भारत की ओर ध्यान कम कर दिया। और पुर्तगाल के में उद्योग धंधे अधिक विस्तृत नहीं हो पाए, और वे वितरक यानी कि पुर्तगाली मैन्युफैक्चरर नहीं बन पाए, वो सिर्फ सामानों को इधर से उधर ट्रांसफर कर पाए। आप देख रहे थे पूरब का सामान पश्चिम, पश्चिम का सामान पूरब, ये ज्यादा दिन तक चलता नहीं है दोस्तों। आपको एक मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत होती है, इसीलिए यहां पर यह पतन का कारण बना। और एक और जो कारण है, जो निरंकुश राजा था ना, उसका व्यापारियों पर काफी नियंत्रण था। आप भी जानते हैं व्यापारियों पर ज्यादा टैक्स लगाने से धीरे धीरे वो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो इस तरह की चीजों को करना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने पुर्तगालियों को पूरा कवर किया, उनके पतन तक गए। लेकिन दोस्तों कुछ यहां पर डेट्स दिए हुए हैं जिन्हें हम लोगों ने छोड़ा था। पुर्तगालियों का व्यापारिक घटनाक्रम, हालांकि ये सारे घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कन्नूर में, 1503 में पहला दुर्ग कोचीन में, वो पूछता है आपसे पहला दुर्ग कब, दूसरा दुर्ग कब, और 1509 में अल्फांस डी अल्बुकर्क को वायसराय बनाया गया। फिर उसके बाद 1515 में हरमुज पर अधिकार कर लिया, और इसी साल वायसराय अल्बुकर्क की मृत्यु हुई। 1530 में गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया। उसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि 1612 में सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया। वहीं 1641 में मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया। और एक इंपॉर्टेंट है कि 1663 ईस्वी में मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीतकर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया। जो निर्णायक रूप से खदेड़ना था, जिसको कहते हैं बिजनेस में खदेड़ दिया, वो यहीं पे हुआ। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज देखा कि किस तरह से जो है हम यहां पर पुर्तगालियों के उद्भव से लेकर उनके पतन तक देखे। तो बीपीएससी स्कूल के साथ आप बने रहिए दोस्तों। हम आपको इसी तरह धीरे धीरे करके लाइंस के बीच के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिटवीन द लाइंस जिसे हम कहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में जहां से आपको क्वेश्चन बना के, क्वेश्चन फॉर्म करके वो आपको सामने वाला घुमा देता है, हम उस पॉइंट की चर्चा करेंगे और आपको फाइनली स्पेक्ट्रम अच्छी तरह से रिवाइज करा देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार नॉर्मल स्पीड में पढ़ना है, दोबारा 2x की स्पीड में पढ़ना है, या 1.5x, जो भी आपको सही लगे दोस्तों, इसको सुनना है और कोशिश करना है जो इंपॉर्टेंट डेट्स या घटनाक्रम बताए जा रहे हैं उनको एक बार लिख लिया जाए। तो ऐसा करने से आपका मॉडर्न हिस्ट्री पर बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। तो इसी के साथ दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।